कहानी, बल्कि यूँ कहीं ये कहें कि हकीकत के साथ क्राइम की वो खबरें जो मैंने कवर की। और आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो कहानियाँ सुनाएं जो आपने कवर की थी और जिसको आपने देखा और जो हमने अखबारों में या टीवी पे न देखा न पढ़ा। एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पे मैं जब स्पॉट पे था, सीन ऑफ क्राइम पे गया था, तो क्या देखता हूँ, क्या कुछ होता है। तो कई कहानियाँ आप लोगों को सुनाई अभी तक, और कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों की जो फरमाइश हो मैं उन्हीं कहानियों में से उठाऊँ। तो बहुत सारे लोगों की, जैसे कल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्राइम की खबरें कवर करते हैं और उसके बाद आप लोगों के जो सुझाव आते हैं उसके हिसाब से कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं। जितने सुझाव होते हैं आप लोगों को उसको भी मानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कल आरुषि की कहानी थी, उससे पहले इराक की कहानी थी, उससे पहले फांसी की कहानी थी। एक बहुत ज़्यादा लोगों ने फरमाइश की थी, वो है तंदूर कांड। तंदूर कांड हिंदुस्तान में शायद पहला ऐसा मर्डर का केस था जो जिस तरीके से मर्डर किया गया या मर्डर के बाद जिस तरीके से लाश को छुपाने की कोशिश की गई, वैसी मिसाल देश क्या दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। तो उस आमतौर पे हम लोग जानते हैं कि जो तंदूर है वो उसमें रोटियां बनती हैं, तंदूरी रोटी और तमाम, और हर ढाबे में ये तंदूर आपको दिख जाएगा। लेकिन किसी तंदूर के अंदर इंसान को भुना जाए और तंदूर की वो तपिश पूरे देश को तपा दे, खौला दे, ऐसा पहली बार हुआ था। मतलब इस हद तक इंसान सोच सकता है। तो ये तंदूर कांड ने बताया। तंदूर कांड के साथ दो तीन चीज़ें ख़ास हैं। एक, मेरी अपनी क्राइम रिपोर्टिंग का ये पहला ऐसा केस था जो शायद सबसे बड़ा था। हालांकि जिस रात जब मैं पहली बार स्पॉट पे गया था तो मुझे एहसास भी नहीं था कि ये खबर, मतलब मैं तब जनसत्ता में हुआ करता था, आज तक उस वक्त शुरू नहीं हुआ था। तो तब मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये खबर जो है वो हेडलाइन बनेगी और अगले कई दिनों तक सारे अखबारों में सुर्खियाँ रहेंगी। मुझे लगा था कि एक सिंपल मर्डर केस है और उसी हिसाब से छपेगी। लेकिन जिस तरीके से फिर अगले कई दिन गुजरे और इस स्टोरी ने मुझे बहुत माइलेज दिया। मेरी डेली बायलान छपती थी अखबार में, जनसत्ता में फ्रंट पेज पे छपता था। तो ये वो खबर थी जो मेरी क्राइम रिपोर्टिंग की, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो शायद मैंने जब जर्नलिज़्म शुरू किया था एज ए ट्रेनी, उस कॉलेज से निकलते ही पहुंच गया था, तो ये एक खबर थी जो बड़ी खबर मेरे हिस्से में आई थी। वरना मेरे जो जितने सीनियर क्राइम पर रिपोर्टर होते थे वही ये सब खबरें करते थे। जाहिर सी बात है कि जब बड़ी खबरें होती हैं तो उसमें हमेशा सीनियर लोगों को भेजा जाता, और मैं बहुत जूनियर था। लेकिन कुछ नसीब ऐसा था कि जो मेरे सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे वो उस वक्त कहीं और थे। और ये दूसरी नसीब की बात ये थी कि रात के वक्त मुझे मेरे एक सोर्स से ये खबर मिली। अखबार में और टीवी में काम करने का एक फ़र्क ये होता है कि टीवी 24 घंटे का होता है और अखबार में एक रिपोर्टर अपनी स्टोरी जो है मैक्सिमम 9 बजे तक फाइल कर देता है, और 9 बजे फाइल करने के बाद वो घर जा सकता है, क्योंकि उसके बाद अखबार प्रिंट होने के लिए चला जाता है। और फिर जब तक कि कोई बहुत बड़ी चीज़ ना हो जाए तब तक फ्रंट पेज नहीं बदल सकते आप। तो सारी स्टोरीज़ हो जाती थी। तो मुझे याद है वो 2 जुलाई 1995, तो 18 और 5 23 साल हो गए इसको। 2 जुलाई 1995 की वो रात, मैं आईटीओ पे एक्सप्रेस बिल्डिंग में हमारा दफ्तर हुआ करता था। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता वहीं से छपा करता था। मेरे एडिटर हुआ करते थे प्रभात जोशी जी, मेरे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे अनिल चतुर्वेदी जी, और मेरे जो बॉस थे चीफ रिपोर्टर सुशील कुमार सिंह। तो रात करीब, अच्छा उस वक्त मोबाइल 95 में बहुत मतलब आ चुका था शायद, लेकिन हम लोगों के पास नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी बिल जो है वो बड़े महंगे होते थे, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों के 25-30 रुपये प्रति मिनट। तो मोबाइल, जितनी सैलरी नहीं थी उतना तो बिल ही आ जाता, इसलिए हम लोगों ने मोबाइल नहीं रखा हुआ था। पेजर से भी काम चल जाता था, तब पेजर हुआ करता था उस वक्त। तो 25 जुलाई की रात मैं अपने घर के बाहर
पुरानी दिल्ली में कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था दफ्तर से लौटने के बाद। तभी अचानक घर के लैंडलाइन पे फ़ोन आता है एक पुलिस वाले का कि कनॉट प्लेस में एक कांग्रेसी नेता ने मर्डर कर दिया और वो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा है। तो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नाम सुनते ही अपने आप में कि खबर बड़ी है। खैर, तो मैं अपनी बाइक उठा के जाता हूँ और एग्जैक्ट लोकेशन उसने ठीक से नहीं बताया था, उसने होटल बताया था। और उस वक्त अशोक यात्री निवास बड़ा मतलब फेमस होटल हुआ करता था, ठीक मेरिडियन के अपोजिट सामने। अभी जिस जगह की मैं जिक्र कर रहा हूँ अशोक यात्री निवास, वहाँ पे होटल सैंग्रीला है। आप देखेंगे जो सीधे मेरिडियन के सामने है होटल सैंग्रीला है। तो वो होटल सैंग्रीला बाद में बना, पहले वो अशोक का यात्री निवास हुआ करता था। तो उसी के अंदर एक बगिया रेस्तरां था और उस बगिया रेस्तरां को जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सुशील शर्मा, वो चलाता था। तो उसको टेंडर मिला हुआ था तो वो अपना चलाता था और वहाँ खाना वाना मिलता था। तो रात को लोग जनरली वहाँ 11-12 बजे तक खाना खाने के लिए आते थे और वहीं एक तंदूर भी लगा हुआ था जिसमें रोटियाँ बनती थी। तो जब मैं वहाँ गया तो पूरी पुलिस फोर्स थी, सब सारे लोग थे। और उस वक्त उस एरिया के जो जॉइंट सीपी हुआ करते थे वो मैक्सवेल परेरा थे दिल्ली पुलिस में, जो बाद में ट्रैफिक में भी रहे। और उन्होंने अभी हाल में इसी तंदूर पे एक किताब भी लिखी है, करीब 2 महीने पहले उसका विमोचन भी हुआ है। तो वहाँ जाके फिर जो मैंने स्टोरी कवर की, तब तक ये कुछ भी पता नहीं था, एकदम ब्लैंक। सारी बातें सुन रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं तंदूर है, धुआं निकल रहा, आग निकल रही है, सारी चीज़ें होते और चूँकि ये रात की बात ही है कि हम लोग पहुँचे ही थे वहाँ 12:30-1 बजे के बाद। तो सुबह ऐसी हो गई थी जागते जागते। तो पहली बार मैं स्पॉट पे जब गया था तो जो मैंने जो नहीं मतलब दिखा सकता या लिख सकता था वो ये था कि जब मैं गया तो मुझे चारों तरफ तेज़, जैसे बटर में कुछ फ्राई करते हैं उसकी स्मेल थी और मांस के जलने की थोड़ी बू आ रही थी, स्मेल थी। और इसके बाद खैर जब मैंने आपको बताया था एक बार चरखी दादरी में ये इंसिडेंट हुआ था तो वहाँ ये आई थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थी। जितने करीब जा रहे थे उतनी ज़्यादा आ रही थी और धुआं लगातार तब भी उठ रहा था, आग बुझा दी गई थी। तो पहला सीन जो मैंने देखा था वहाँ पे पुलिस फोर्स चारों तरफ, तंदूर को देखा, फिर बाकी टीमें आई, सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन अब पहले कहानी बता देता हूँ कि आपको कहानी थी क्या। 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा, इसमें 3 कैरेक्टर हैं इस कहानी के, 3 किरदार हैं। एक सुशील शर्मा जो दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था, हेल्दी गोलू मोलू सा। दूसरा जो किरदार है वो सुशील शर्मा की बीवी नैना साहनी। और तीसरा किरदार है इस पूरी कहानी का मतलूब करीम, ये पुरानी दिल्ली में रहते हैं। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा था और नैना साहनी भी यूथ कांग्रेस में थी और मतलूब करीम भी यूथ कांग्रेस में। तो तीनों कांग्रेस में अलग अलग कार्यकर्ता थे और फिर बाद में धीरे धीरे करके मतलूब करीम और ये पदाधिकारी बने और यूथ कांग्रेस में सुशील शर्मा सीधे दिल्ली का प्रेसिडेंट बन गया था। तो यूथ कांग्रेस के दौरान ही सुशील शर्मा की नैना साहनी से मुलाकात होती है, दोनों में प्यार होता है और फिर सुशील शर्मा शादी कर लेता है नैना साहनी से। उधर कॉलेज के दौरान में भी नैना साहनी और मतलूब करीम दोस्त हुआ करते थे और वो जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें पढ़ा करता था मतलूब करीम। तो वहीं नैना साहनी से उसकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, फिर दोनों कांग्रेस में भी गए। चूँकि NSCI से ये लोग पहले जुड़े, फिर यूथ कांग्रेस में आए, तो उन दोनों के बीच में दोस्ती थी। और ये बात सुशील शर्मा को भी पता थी कि ये दोनों दोस्त हैं और चूँकि एक ही पार्टी में थे तो मिलते जुलते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे शादी के बाद सुशील शर्मा को ये शक होने लगा कि नैना साहनी और मतलूब करीम का कुछ चक्कर है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब कुछ मतलूब करीम ने हमेशा इनकार किया, उसने कहा कि हाँ वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। तो 2 जुलाई 1995 को की शाम को ये जो सुशील शर्मा है ये नैना साहनी के साथ ये गोल मार्केट
आपने देखा होगा, नई दिल्ली में एक इलाका है, तो वो वहाँ पे सरकारी फ्लैट्स हैं, तो वो वहाँ पे सरकारी फ्लैट में रहा करता था सुशील शर्मा नैना साहनी के साथ, और दोनों शादी के बाद वहीं एक साथ रह रहे थे, और इनकी शादी को कुछ वक्त भी बीत गया था। तो गोल मार्केट के उस फ्लैट में जब शाम को सुशील शर्मा पहुंचता है घर, तो जब दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है तो देखता है कि नैना साहनी किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, लैंडलाइन पे। सुशील शर्मा को देखते ही नैना साहनी फ़ोन रख देती है। सुशील शर्मा पूछता है कि किसका फ़ोन था, तो नैना साहनी कहती है कि किसी का नहीं, कोई रॉन्ग नंबर था। ये कह के वो किचन में चली जाती है। सुशील शर्मा को शक होता है, वो फ़ोन उठा के रीडायल नंबर डायल कर देता है। तो जब वो रीडायल नंबर डायल करता है तो दूसरी तरफ से फ़ोन उठाता है मतलूब करीम, मतलब नैना साहनी जिससे बात कर रही थी वो मतलूब करीम था। तो वो मतलूब करीम की आवाज़ पहचानता था, उसने हेलो हेलो किया, उसने आवाज़ सुनी और सुशील शर्मा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद अब उसके दिमाग में ये चला कि नैना साहनी ने उससे झूठ बोला है और वो मतलूब करीम से बात कर रही थी। तो वो उससे जाके लड़ता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, रॉन्ग नंबर, ये तो मतलूब करीम से तुम बात कर रही थी। वो अपने तर्क देती है। इस दौरान में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे पहले भी दोनों इन चीज़ों को लेकर लड़ चुके थे। उसी गुस्से में सुशील शर्मा ने एक लाइसेंसी, उसके पास पिस्टल हुआ करता था, चूँकि यूथ कांग्रेस का लीडर था तो उसने पिस्टल भी ले रखा था। तो गुस्से में पिस्टल निकालता है और नैना साहनी की तरफ पिस्टल का मुँह करके वो एक के बाद एक 3 गोली चलाता है। पहली गोली कमरे में जाके छत पे लगती है, दूसरी गोली नैना साहनी के गर्दन पे लगती है, तीसरी गोली नैना साहनी के सर में लगती है। तो एक गोली मिसफायर था और 2 गोली, और वो गोली लगते ही चूँकि सर में और गर्दन में लगी थी, नैना साहनी की मौके पे ही मौत हो जाती है। अब जब मौत हो जाती है तब सुशील शर्मा को अचानक एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि सारा कुछ गुस्से में और अचानक हुआ था, पहले से कोई प्लान नहीं था। तो जब उसको थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है फिर उसे लगता है गलत कर दिया। फिर वो एक बड़ी सी, उसके घर में पॉलीथीन पड़ा हुआ था, वो पॉलीथीन का एक बैग निकालता है, उसमें नैना साहनी की लाश को डालता है, घर के खून साफ़ करता है। फिर उस लाश को एक बोरी में रख के, तब तक करीब 8:30 पौने 9 का टाइम हो चुका था रात के, 2 जुलाई 1995। उसके बाद उस बोरी को वो नीचे आता है और फ्लैट से देखता है चारों तरफ कोई है नहीं। उसके पास एक मारुति कार हुआ करती थी सुशील शर्मा के पास। तो वो बॉडी को नीचे लाता है सीढ़ी से उतार कर, खुद ही घसीटता हुआ, और मारुति कार की डिक्की खोलता है और डिक्की में नैना साहनी की बॉडी को रख देता है, डिक्की बंद कर देता है और फिर वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि उसके हाथ से एक कत्ल हो चुका है और वो कत्ल बिना चूँकि सोचे समझे हुआ, कोई प्लानिंग थी नहीं, तो उसको कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन अब ये था कि इस लाश को ठिकाने लगाना है, क्योंकि अगर लाश मिल गई तो फिर वो पकड़ा जाएगा। तो अब वो गाड़ी में लाश रख के अपनी मारुति कार में और गोल मार्केट से निकलता है। गोल मार्केट से वो कनॉट प्लेस होते हुए यूं ही सड़क पे गाड़ी दौड़ा रहा है, पर उसे लगा कि कहीं रास्ते में कोई पुलिस वुलिस चेक ना कर ले, तो फिर वो कनॉट प्लेस जैसे एरिया को छोड़ता है और ITO पे आता है। ITO पे आप में से बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, ITO ब्रिज जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसके ठीक सामने से आप गुजरेंगे तो वो ईस्ट दिल्ली आने के लिए, या तो यमुना पार आने के लिए दिल्ली से वो ITO का पुल है। तो वो ITO पुल पे अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और अब वो पुल पे गाड़ी चला रहा है। रात का वक्त है। इस दौरान घूमते घूमते करीब 9:30 बज चुके हैं। ट्रैफिक तब भी सड़क पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो काम वाम करते हैं, काम काजी, वो अपने जो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं वो लौट रहे थे। तो सुशील शर्मा ITO पुल पे गाड़ी चला रहा है, उधर से दिल्ली से इधर तक आता है, फिर वापस टर्न लेता है। उसका इरादा ये था कि रात का वक्त है, कोई देखेगा नहीं, तो ITO पुल से उस बैग को जिसमें नैना साहनी की लाश थी यमुना में फेंक देंगे। और इसलिए वो गाड़ी अपना कहीं जगह पे स्लो भी चला रहा है, कभी तेज़ करता है, अगर देखे पीछे से गाड़ी आ रही है, और वो घूम रहा है। पर काफ़ी वक्त बीत जाता है, उसको एक बार भी सन्नाटा नहीं मिलता कि उसके आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं। और उसे डर था कि अगर उसने गाड़ी रोक के और बॉडी फेंकी और किसी ने आते जाते देख लिया, तो एक तो वो यूथ कांग्रेस का लीडर था, उसको बहुत सारे लोग पहचानते भी हैं, फिर उसकी गाड़ी पे भी स्टिकर लगे हुए थे सब कांग्रेस के, तो वो घबरा जाता है। फिर उसे लगता है कि मौका नहीं मिल रहा, सन्नाटा है नहीं, लोग लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं,
तो लगता है कि इस वक्त बॉडी फेंकना फंसने वाला होगा। तो सुशील शर्मा फिर अपना इरादा बदल देता है। उसे लगता है कि यहाँ बॉडी फेंकने से वो फंस जाएगा और पकड़ा जाएगा। तो वापस गाड़ी में बैठता है और अब दिल्ली की तरफ वापस आता है। इस बार वो सीधे कनॉट प्लेस पहुँचता है, वही अशोका यात्री निवास बगिया रेस्तरां, जहाँ पे उसका अपना रेस्तरां था जो अब शंग्रीला होटल है। सीधे अपना वो बगिया रेस्तरां में गाड़ी घुसाता है, जहाँ पे उसकी गाड़ी पार्क होती है वहाँ पे गाड़ी पार्क करता है। अंदर बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे, रात में लोग खाना खाते थे। और ये जब वहाँ पे पहुँचा तो करीब 10:30 का वक्त हुआ होगा। तो ये 10:30 बजे पहुँचता और उस बगिया रेस्तरां का जो मैनेजर था उसका नाम था केशव, सुशील शर्मा का ख़ास था। तो केशव ही उस रेस्तरां की पूरी देखभाल करता था। तो ये सीधे केशव के पास जाता है, गाड़ी पार्क करके उसी रेस्तरां के अंदर डिक्की में नैना साहनी की लाश है, और घबराया हुआ जाके केशव को अपने पास बुलाता और सीधे कहता है, वहाँ पे उसके बैठने के लिए कमरा भी हुआ करता था पर्सनल, कहता है ये रेस्तरां फ़ौरन बंद कर दो और अब किसी को खाना नहीं देना, बोल दो सब खाना ख़त्म हो चुका है। तो केशव भी पहले चौंकता है कि अभी तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और अभी तो खाना भी है। कहता नहीं, सबको भगाओ। तो कहता जो खाना खा रहे हैं कम से कम उनको तो खाना खाने देते हैं। उसने कहा हाँ, जो खाना खा रहे हैं वो उनको खाने दो, बाकी कोई नहीं, लाइट वाइट सब बंद करो। केशव वही करता है। उसके बाद जो लोग खाना खा रहे थे उनके खाना खाने का इंतज़ार करता है। वो लोग जब खाना खा के चले जाते हैं तो फिर बाकी किसी भी नए कस्टमर को अंदर नहीं आने देता, बोलता खाना नहीं, अब बंद कर रहे हैं, और सबको बाहर कर देता। उसके बाद फिर सुशील शर्मा कहता है अब एक काम करो कि जितने भी अपना रेस्तरां के एम्प्लॉय हैं जो खाना बना रहे हैं, सफाई वाले हैं, इन सबको भी घर भेज दो। कुछ वहीं सोते भी थे, उनको भी उस दिन उसने बोला घर भेज दो। तो केशव ने फिर उन सारे ग्राहकों के बाद अपने सारे एम्प्लॉय को भी वहाँ से रवाना कर दिया। अब उस रेस्तरां में सिर्फ और सिर्फ सुशील शर्मा और केशव थे। उसके बाद जब ये सब चले गए तो केशव ने पूछा, तो सुशील शर्मा ने उसको फिर कहानी बताई। उसने कहा कि मेरे हाथ से मेरी ही बीवी का कत्ल हो गया और ऐसे ऐसे, और मुझे लाश ठिकाने लगाना, और वो लाश मिले नहीं किसी को साबुत, इसलिए ज़रूरी है कि उसको तंदूर में डाल के जला देंगे। केशव हालांकि घबराता है, लेकिन उसका पुराना साथी, पुराना राजदार, तो केशव इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सारे रेस्तरां की बत्ती बंद कर दी गई थी, लेकिन तंदूर जल रहा था और तंदूर से रोशनी उठ रही थी। उसके बाद सुशील शर्मा मारुति डिक्की से बोरी निकालता है जिसके अंदर नैना साहनी की लाश थी। केशव और वो दोनों मिल लेकर आते हैं, लाश को बाहर निकालते हैं और उस लाश को तंदूर देते हैं। चूँकि तंदूर का साइज़ बहुत बड़ा है तो अंदर जा नहीं रहा था, तो किसी तरह से केस हार मोड़ कर और इस तरीके से करके वो उसमें डाल देते हैं। उसको डालने के थोड़ी देर के बाद इन्हें लगता है कि ये ठीक से जल नहीं रहा है, तो उसमें कुछ जो वहाँ पे लकड़ी वकड़ी थी वो भी उन्होंने डाला, फिर भी वो लौ तेज़ नहीं हो रही, शोला भड़क नहीं रहा था। तो उस बगिया रेस्तरां में एक जगह पे बहुत सारे पोस्टर और बैनर रखे हुए थे यूथ कांग्रेस के, जो अक्सर ये लोग अपनी रैलियों में या कुछ होता था, जैसे NSUI का इलेक्शन, डूसू का इलेक्शन है ये वो, तो ये सब यूज़ किया करते थे। उसमें सुशील शर्मा के अपने बहुत सारे पोस्टर थे, बैनर थे। तो वो केशव से बोलता है वो सब लेकर आओ, तो केशव वो सब लेकर आता है। उसके बाद वो भी डालता है, फिर भी जो है वो आग पकड़ नहीं रहा था ठीक से। तब पहली बार वहीं तंदूर के बराबर में चूँकि रोटी वोटी बनती है, तो एक बर्तन में बटर रखा हुआ था। तो सुशील शर्मा उस बटर को उठाता है और अब उस बटर को तंदूर में डालना शुरू करता है नैना साहनी की बॉडी के ऊपर। जैसे ही बटर तंदूर में डालता है, आग एकदम तेज़ी से फड़कता है। जिस जगह पे ये तंदूर था, उस तंदूर के ठीक ऊपर एक शेल्टर टाइप का था, प्लास्टिक का या शामियाना टाइप हम जैसे कहते हैं, तिरपाल, वो लगा रहता है, तो वो लगा हुआ था। तो जैसे ही पहली बार बटर मक्खन डालने से वो लौ तेज़ होता है, तो सुशील शर्मा को फिर लगता है कि ये ठीक है, इससे ज़्यादा जल्दी जलेगी लाश। तो वो उठा के जितना भी बटर होता है वो सारा एक साथ डाल देता है। तो जब सारा एक साथ डालता है तो अचानक जो आग की लपटें वो बहुत तेज़ उठती हैं, और वो इतनी तेज़ उठती हैं कि जो ऊपर उसका शेल्टर था, जो शामियाना टाइप का था, वहाँ तक आग पहुँच जाती है। तो जब वहाँ तक पहुँचती है तो ऐसा था कि अब ऊपर आग लग जाएगी।
ये जब शोला ऊपर की तरफ उठता है बहुत, तो ये बगिया रेस्तरां के चारों तरफ दीवार थी, ऊंची ऊंची दीवार है, लेकिन उस दीवार से भी ऊपर वो लौ जा रहे थे, मतलब कि जो बाहर से गुजर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो अचानक उस बगिया रेस्तरां के बाहर एक सब्ज़ी बेचने वाली रहा करती थी, उसका नाम था अनारो देवी। तो वो वहीं फुटपाथ पे थी, उसने अचानक देखा कि रेस्तरां के अंदर से आग का शोला उठ रहा है। उसे ये लगा कि रेस्तरां में आग लग गई, तो वो शोर मचाने लगती, आग 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 आग। तो जब वो शोर मचा रही होती तो वहीं से एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है जिसकी ड्यूटी थी उस इलाके में, अब्दुल नज़ीर गुंजू उसका नाम था, साउथ इंडियन, तो वो कांस्टेबल था। तो अनारो देवी की चीख सुनता, आग आग आग, तो वो जाके पूछता क्या हुआ, तो उसने कहा कि ये देखो इसमें रेस्तरां में आग लग गया। तो अब्दुल गुंजू भाग के आता है, दीवार से चढ़ के देखता है क्योंकि दीवार ऊंचाई थी, तो वो देखता है हाँ आग लगी हुई है और शोला उठ रहा है और आग के पास 2 लोग खड़े हुए हैं। तो भाग के अंदर आता है। अंदर जैसे ही वो तंदूर के पास जाने लगता है तब तक सुशील शर्मा और केशव देख लेते, तो केशव आ गया था। तो जाहिर सी बात है वो अब्दुल कमीर कुंजू वहीं उसी एरिया में घूमा करता था अक्सर, कई बार वो अंदर भी आया होगा। तो उसने पूछा, अरे तुम्हारे उसमें आग लग रही है ऊपर, इतना क्या इसमें जला रहे हो जो ऊपर तक आग गई? तो उसने कहा नहीं वो पुराने पोस्टर वो थे उनको जला रहा हूँ। तो बोला ठीक से करो, आग लग जाएगी। तो उसने बोला नहीं हम इसको कर देते हैं, तुम जाओ। तो पहली बार जब अब्दुल कांस्टेबल अंदर आया गुंजू, तो उसको केशव ने समझा बुझा के वापस बाहर भेज दिया। थोड़ी देर के बाद अब आग की लपटें कम नहीं हो रही हैं, ऊपर शामियाना है वो टाइप का है, फिर उसमें आग लगने का खतरा। तो ये बाहर से देख रहा होता है, फिर इसे डाउट होता है कि ये लोग तो कुछ बुझा नहीं, फिर वो वापस आता है तो उसको घुस नहीं देते, लेकिन वो ज़बरदस्ती आता है। उसका कहता है कि ऐसा क्या जला रहे हो जो तुम इतनी तेज़ लौ उठ रही है और ये पूरा तुम्हारा न सिर्फ रेस्तरां बल्कि आसपास की बिल्डिंग में भी आग लग जाएगी। उसे ये डर था कांस्टेबल को। तो कहता है कुछ नहीं हम बुझा रहे, पर उसने कहा कि तुम जला क्या रहे हो? उसकी बातचीत और बर्ताव से, केशव की घबराहट से उसको कुछ शक हो जाता है। शक होता है तो वो ज़बरदस्ती जो है जबरन तंदूर के करीब जाने लगता है। जब वो तंदूर के करीब जाता है तो उसे कुछ अजीब सी दिखाई देती है तंदूर के अंदर, चूँकि तंदूर में एक पूरी बॉडी डाल के और वो करना और जगह कम है, तो उसे कुछ इंसान के हाथ वाथ टाइप की कुछ चीज़ दिखाई देती है, उंगलियां हाथ। तो वो घबरा जाता है गुंजू, वो वापस आता है बाहर, और वापस आने के बाद सीधे वो मैसेज देता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और आग लग रही है बहुत तेज़। तो जैसे ही वो मैसेज देता है तो वहाँ से पीसीआर की जिप्सी है, पीसीआर वाले पहुँच जाते हैं। अब जब पीसीआर के पुलिस वाले जैसे ही अंदर की तरफ घुसने लगते हैं तो सुशील शर्मा को पता चल जाता है कि वो फंस गया है। तो वो चुपचाप से किनारे हो जाता है और खिसक लेता है वहाँ से। बचता है सिर्फ केशव। केशव से पुलिस पूछती है तो पहले वो घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नज़दीक जाते हैं और तंदूर को किसी तरह से पहले तो बुझाया जाता है, और जब बुझाते हैं तो उनको जले हुए हाथ उंगलियां ये दिखाई देती हैं। तो जैसे दिखाई देती हैं वो केशव को पकड़ लेती है पुलिस। उसके बाद तंदूर को बुझाने के बाद अब ये हो गया था कि इसमें इंसान को जलाया जा रहा है। फिर बाकायदा एरिया की पुलिस वहाँ पहुँचती है, डीसीपी पहुँचते हैं। फिर डीसीपी रात को मैक्सवेल परेरा को फ़ोन करते हैं जो उस एरिया के इंचार्ज थे, जॉइंट सीपी, और वो उनका घर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं था इस बगिया रेस्तरां से। और फिर उनको बुलाया जाता है, वो आते हैं। फिर तंदूर से, चूँकि आग में सब कुछ हो रहा था तो कट फट गए भी थे, बॉडी निकाला जाता है, उसको भेजा जाता है पोस्टमार्टम के लिए। और फिर ये सब कुछ होने के बाद केशव से पूछा जाता है किसने किया, तो केशव कुछ बता नहीं रहा। उसने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। और चूँकि सीन पे सुशील शर्मा को पुलिस ने देखा नहीं, इसलिए पुलिस को मालूम भी नहीं, तो वो घुमाता रहा केशव। उसके बाद ये चीज़ें सुबह अखबार में फैली, पहली खबर कि तंदूर में एक जलाया गया, लेकिन कौन था ये पता नहीं कुछ। नेक्स्ट डे जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि ये मरने वाली जो लाश है वो एक महिला की है, पुरुष नहीं है। लेकिन बॉडी इस तरीके से जल गई थी कि उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, उसकी शिनाख्त नहीं हो रही थी कौन है क्या है। ये जब अखबार में खबर छपी
तो मतलूब करीम ने ये खबर पढ़ी कि बगिया रेस्तरां में ऐसे ऐसे और एक महिला की लाश मिली है। मतलूब करीम ने जैसे ही सुना वो भागा भागा आया पुलिस के पास, फिर मॉर्चरी पहुंचा। मॉर्चरी में उसने जाके लाश देखी और एक अंगूठी से उसने पहचान की। उसने पुलिस को कहा कि ये नैना साहनी की लाश है। तब पहली बार पुलिस को पता चला कि मरने वाली का नाम नैना साहनी है और वो सुशील शर्मा की बीवी है। मतलूब करीम ने तब पहली बार उसी वक्त कहा कि ये नैना साहनी की लाश है और इसका मर्डर सुशील शर्मा ने ही किया है। अब दो चीज़ें पुलिस के पास थी, एक नैना साहनी की आइडेंटिटी की मरने वाली कौन है, दूसरा कि शक के बिना पे जो इल्ज़ाम लगाया गया वो सुशील शर्मा। अब पुलिस ने सुशील शर्मा को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि उस रात से ही वो गायब है। तो अब शक और गहरा गया। खैर, तब तक ये चीज़ 2 दिन के बाद पूरे देश में, हर अखबार में, हर जगह पे कि तंदूर में एक लाश को जलाया गया और ये और सुशील शर्मा है वो। और अब सुशील शर्मा के पीछे पुलिस और सुशील शर्मा गायब। सुशील शर्मा के गायब होने के बाद पुलिस ने हर जगह उसको ढूंढा, नहीं मिला। इसके बाद सुशील शर्मा इस दौरान यहाँ से भाग के बेंगलोर पहुँच गया था और उसने क्या किया कि अपने बाल वाल पूरा मुड़ा लिए, गंजा हो गया और उसने अपने हुलिया बदले, कपड़े बदल लिए और मतलब उसको देख के आप पहचान नहीं पाए, ऐसा उसने हुलिया बना लिया था। और बेंगलोर की एक कोर्ट में जाके उसने एक अग्रिम ज़मानत के लिए अर्ज़ी दे दी कि हमें ख़तरा है कि हमें गिरफ़्तार किया जा सकता है, झूठे मामले में फंसा कर, तो हमें अग्रिम ज़मानत दी जाए। इत्तेफाक से इस अग्रिम ज़मानत की जो उसकी अर्ज़ी बेंगलोर कोर्ट में दी गई थी उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को मिल गई। तो दिल्ली पुलिस 10 जुलाई को ही बेंगलोर पहुंचती है और इससे पहले कि वो कोर्ट में जाके अग्रिम ज़मानत ले पाता या सरेंडर कर पाता, दिल्ली पुलिस उसे पकड़ लेती है और पकड़ के दिल्ली लाती है। दिल्ली लाने के बाद उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में सुशील शर्मा अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है क्योंकि केशव तब तक सारी बातें बता चुका था, वो भी टूट चुका था। तो फिर सुशील शर्मा पूरी अपनी जो कहानी सुनाता है वो यही थी कि उसे नैना साहनी पे शक था। वो मतलूब करीम से उस बात करती थी और उन दोनों का कुछ चक्कर था और उस रात भी ऐसे ही हुआ। वो बात करी थी, उसने मुझसे झूठ बोला, मुझे गुस्सा आया और मैंने इसलिए मार दिया। फिर उससे पूछा गया कि मारना तो ठीक, पर तुमने इस तरीके से तंदूर में मक्खन डाल कर जलाने की कब कैसे सोची? तो उसने बताया कि मैं ITO पे ले जाकर जमुना में फेंकना चाहता था लाश, ताकि मिले नहीं पुलिस को। जब आइडिया नहीं आया तो फिर वो मौका नहीं मिला, तो फिर मैंने कहा कि रेस्तरां में ही जला देते हैं तंदूर में, ताकि पुलिस को राख के अलावा कुछ ना मिले और कभी नैना साहनी तक कोई पहुँच ही नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसमें मुझे याद है उस वक्त एक सीन, जो पुलिस सारे अफसर इसकी जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुमने सिर्फ नैना साहनी का मर्डर किया होता, मोटिव जो तुम बता रहे हो, चूँकि ये अचानक मर्डर हुआ था, कोई प्लान नहीं था पहले से, तो हो सकता था तुमको बहुत कम सज़ा होती। लेकिन मौत के बाद, कत्ल के बाद जो तुमने काम किया लाश को ठिकाने लगाने के लिए, उसकी कोई मिसाल नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना दुनिया में, कि एक तंदूर के अंदर डाल के आप जलाओ। तो इस वजह से तुमको सज़ा ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद खैर केस चला लोअर कोर्ट में। 95 का मामला था। 2003 में लोअर कोर्ट ने दिल्ली की सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई। उसने कहा कि ये बड़ा ही, देखिए कुछ गिरा है, लाइट गिरी, कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है इस तरीके से जो है किसी को मौत के बाद उसकी लाश जलाना तंदूर में। तो 2003 में, मतलब 5-3-8 95 में ये मर्डर हुआ था और 2003 में लोअर कोर्ट ने सज़ाए मौत दी सुशील शर्मा को। और केशव को इस जुर्म में उसका भागीदार बनने के लिए, सबूत मिटाने के लिए, लाश को जलाने में मदद करने के लिए, पुलिस से झूठ बोलने के लिए 7 साल सख्त कैद बा मशक्क़त की सज़ा दी गई। तो सुशील शर्मा को फांसी और केशव को 7 साल की सज़ा। और इसके बाद केशव ने हाई कोर्ट में अपील की। तो 2003 के बाद 4 साल तक हाई कोर्ट में मामला चला और 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और सुशील शर्मा को फांसी की सज़ा ही दी। उस हाई कोर्ट ने भी माना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसलिए इसमें फांसी ही की सज़ा होगी। तो अब तक 2007 में हाई कोर्ट ने दिया, 95 में वो अरेस्ट हो चुका था, 7-5 12 साल हो गया, 12 साल से
सुशील शर्मा तिहाड़ जेल में ही था। फिर वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 2007 से लेकर 2013 तक सुनवाई होती है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, मतलब नैना साहनी के कत्ल के 18 साल बाद, 95 में कत्ल हुआ और 2013 में सुप्रीम कोर्ट अब फैसला, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है और उसका कहना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने बताई। उसने कहा कि ये कत्ल किसी सोची समझी साजिश का नतीजा नहीं थी, ये कत्ल प्लान करके नहीं किया गया, इस कत्ल से या सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई ख़तरा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सनल मैटर था, एक हस्बैंड वाइफ के बीच का डिस्प्यूट था। हस्बैंड को वाइफ पे डाउट था, उसे लगता था कि इसका किसी और के साथ संबंध है और अचानक उसने गुस्से में उस दिन फ़ोन करते हुए देखा और इसलिए उसको मार डाला। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं आएगा, ये बहुत ही पर्सनल मैटर था और इससे सुशील शर्मा से सोसाइटी को कोई ख़तरा नहीं है। दूसरा, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। एक बहुत बड़ी चीज़ उसके हक़ में यही गई थी कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा, कभी वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं रहा, ये उसका पहला क्राइम था जो अचानक हुआ गुस्से में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया 2013 में। 2013 में जब उम्र कैद की सज़ा को में तब्दील कर दिया तो उसके बाद एक चीज़ आई, क्योंकि उस वक्त तक उम्र कैद को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहा। पहले 14 साल, फिर 20 साल। अब ये होता है कि जब अदालत किसी को उम्र कैद की सज़ा देता है तो ये लिखा जाता है कि उम्र कैद मतलब कितना, 20 साल, 30 साल या फिर ताउम्र। अगर कोई डेट नहीं और ताउम्र है, इसका मतलब है कि जब तक वो ज़िंदा है तो जेल में रहेगा। पर सुशील शर्मा के केस में ऐसा नहीं था। उम्र कैद थी लेकिन उसके साथ साल का जिक्र नहीं था। तो जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का, और उसकी उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया, उसके 2 साल के बाद 2015 में 13 में फैसला आता है और 2015 में सुशील शर्मा पेरोल के लिए अपील करता है और वो दलील ये देता है कि वो उम्र कैद से ज़्यादा की सज़ा जेल में काट चुका है, तो इसलिए उसे पेरोल मिलने का उसका हक है, उसे मिलना चाहिए। तो 2015 में सुशील शर्मा को बिना किसी शर्त के कि आप कब वापस आएंगे, कितने दिन का पेरोल, उसको रिहा कर देते हैं। मतलब 95 में वो अरेस्ट हुआ था और 2015 में सितंबर के महीने में सुशील शर्मा को पेरोल पे आज़ाद कर दिया जाता है तिहाड़ जेल में 20 साल काटने के बाद। 20 साल तो वो जो उसने सीधे सीधे काटे कैलेंडर के हिसाब से। जेल मैनुअल के हिसाब से हर कैदी को, जो सजायाफ्ता कैदी होता है, उसको जेल में छुट्टियां मिलती हैं, तो उन छुट्टियों को भी काउंट किया जाता है जब अगर आपको किसी को छोड़ना होता है तो इन 20 सालों में जो सुशील शर्मा के हिस्से में छुट्टियां आई, वो छुट्टियां टोटल जोड़ के 4 साल बनती हैं। तो 20 साल उसने जेल में काटे और 4 साल उसकी छुट्टियां, मतलब उसने 24 साल की सज़ा काट ली। इसी बिना पे उसको 2015 में पेरोल पे बाहर कर दिया गया। जब वो बाहर आया, हम लोगों को ये बात पता चली तो बहुत ढूंढा मैंने सुशील शर्मा को। इवन मतलूब करीम से भी संपर्क किया। मतलूब करीम से मेरी पुरानी इसी खबर की वजह से बहुत जान पहचान रही, अब भी बात होती रहती है। तो किसी तरीके से मुझे एक नंबर मिला सुशील शर्मा का। सुशील शर्मा को फिर मैंने फ़ोन किया और मैं एक शो कर रहा था, उस वक्त इंडिया टुडे पे आता था एक्स फाइल, तो उसमें तंदूर केस पे ही हमारा शो था। तो मैंने सुशील शर्मा को अपना नाम बताया, सब कुछ बताया था। और उस वक्त कोर्ट वोट के ट्रायल में कई बार मुलाकात हो चुकी थी और मैं चूँकि जनसत्ता में था और सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का लीडर, तो कई खबरों की वजह से भी मुलाकात हो जाती थी। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है तो वो NSY, उसके बाद यूथ कांग्रेस, तो थोड़ा बहुत जानता था। तो फिर मैंने बताया कि मैं शम्स ताहिर खान बोल रहा हूँ, आज तक से हूँ, अब आज तक में हूँ। तो शायद वो पहचान गया। तो मैंने कहा कि आपसे मिलना है। तो सुशील शर्मा ने कहा कि मैं अब किसी कैमरे के सामने, किसी मीडिया वाले के सामने नहीं आना चाहता हूँ। और इसके बाद जो कुछ उसने कहा, फिर मैंने कहा कि ना ही मिलना ठीक रहेगा। सुशील शर्मा ने जो पूरी बात की मुझसे, वो ये कहा कि
20 साल के बाद मैं जेल से आया हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई है, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है और मुझे एहसास है कि मैंने क्या किया। लेकिन अब मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं दिल्ली की एक जगह पे किराए का घर लेकर रह रहा हूँ और अब मेरा हुलिया, मेरा चेहरा सब कुछ बदला हुआ है। जो 20 साल पहले का आपने सुशील शर्मा देखा, या तो तब जब गिरफ़्तार हुआ हमने सर मुंडा लिया, गंजा वंजा हो गए थे, या उससे पहले जो यूथ कांग्रेस की जो तस्वीर है सारी, वो अब उनसे अलग दिखते हैं, उम्र भी बहुत हो गई। तो बोला कि अब मुझे कोई पहचानता नहीं है और मैंने नया नाम अपना रख लिया है। अगर आपसे मैं मिलूँ या मेरी फ़ोटो आ जाए, मेरी तस्वीर आ जाए, मेरा शो आ जाए, तो बोला शायद दिल्ली क्या देश में रहना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज भी लोग भूले तो हैं नहीं तंदूर को। तो सुशील शर्मा के नाम से अगर मुझे जानेंगे तो मैं शायद कहीं रह नहीं पाऊँगा। तो मैं एक गुमनाम और एक नए नाम से कहीं रह रहा हूँ, तो आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। और ये मेरी उसकी आखिरी बातचीत थी। तो सुशील शर्मा अभी भी दिल्ली में है, एक नया नाम, एक नई पहचान, एक नए हुलिये के साथ, लेकिन कहाँ ये मुझे भी नहीं मालूम। और जिस नंबर से मैंने बात की थी, बाद में फिर वो नंबर भी बंद हो गया। हालांकि वो नंबर अभी भी सेव है मेरे मोबाइल में, लेकिन बंद हो गया। इस उम्मीद में कि शायद कभी खुल जाए। खैर, तो अब कहानी ये है कि 20 साल जेल काटने के बाद सुशील शर्मा 2015 में बाहर आता है। ये 2018, 3 साल से वो दिल्ली में है नए नाम के साथ। वापस अब उसके जेल जाने की शायद उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसने 24 साल एक तरह से काट लिए जेल में। अब उसकी अर्जी दिल्ली सरकार के पास है, चूँकि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, जुरिडिक्शन दिल्ली सरकार का है। तो वहाँ से एक फ़ाइल गई है कि अब इसकी 24 साल की सज़ा है, यही सज़ा पूरी मानी जाए और अब इसे आज़ाद कर दिया जाए। तो इस फाइल पे दिल्ली सरकार की राय ली जाती है। दिल्ली सरकार अपनी राय दे चुकी है और जहाँ तक हमें खबर है हमारे सोर्सेज से, वो ये कि दिल्ली सरकार ने भी कहा कि हाँ ठीक है, इसने इस जुर्म के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा काट ली है। अब बस उस पर एलजी का साइन होना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का। तो वो जिस दिन साइन हो जाएगा उसके बाद सुशील शर्मा को अब कभी दोबारा तिहाड़ जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 और भी ऐसे बीच में भी आपने देखा होगा, कई अखबारों में भी आए थे, जिसमें कुछ और अक्यूज़ के नाम है जिनको कि दिल्ली सरकार का ये है कि अब इसे माफ़ कर दिया जाए। जिसमें जैसिका लाल मर्डर केस का जो मनु शर्मा है उसका भी नाम है कि उसका चाल चलन जेल में अच्छा है, इसलिए तो उसकी फ़ाइल भी एलजी के पास है। तो सुशील शर्मा की अब एलजी के पास फ़ाइल है और मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा तिहाड़ जाएगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी 20 साल काट चुके हैं। टेक्निकल टर्म में 24 साल काटे हैं, अब वो दिल्ली में रह रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज़ है कि ये वो सुशील शर्मा है जिसे इस देश की 2 अदालत ने 2 बार फांसी की सज़ा दी और एक अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी। मतलब एक शख्स, एक जुर्म, 2 फांसी, 1 उम्र कैद, और इस वक्त वो आज़ाद है, दिल्ली में है। लेकिन आज भी अगर पता चल जाए कि ये सड़क पे गुजरने वाला शख्स सुशील शर्मा है, तो मेरा दावा है कि जो भी तंदूर कांड को जानते हैं, अगर वो सिहर ना उठे, अगर वो घबरा ना जाए, क्योंकि ये वो केस था जो हिंदुस्तान क्या दुनिया के इतिहास में किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया गया, ऐसी दूसरी मिसाल आज भी 95 में ही सुनने को मिली। उससे न पहले कभी मिली और न उसके बाद कभी मिली। तो ये थी पूरी तंदूर की कहानी। अब आपके कुछ सवाल हैं तो ज़रूर बताएं। तो दीपिका दानिया है, वो बोले कि वो औरत आपको एडवांस में। दीपशिखा जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कल ईद है और कल शायद मैं आप लोगों से ना मिलूँ। एक दिन मिलता है तो थोड़ा फैमिली के साथ गुजार लें। परसों ज़रूर मिलूँगा। कल एक बार ईद मना लूँ और फिर आप लोगों के सामने होंगे परसों एक नई कहानी के साथ। कल मैं कोशिश करूँगा कि मेरी टीम में से कुछ और लोग आएँ जो आपको कुछ अपनी कहानी बताएं और जो उन्होंने देखी है वो कहानी आप उनसे कल एक दिन सुन लीजिएगा। सर, कई लोगों का कहना है कि आप यूट्यूबर बन जाइए, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे। कई लोगों का कहना आप यूट्यूबर्स बन जाइए, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होंगे। सर, एक तो यूट्यूबर्स मुझे समय, ये मैं सोशल मीडिया में बड़ा अनाड़ी हूँ, ईमानदारी से बताऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी नया नया है, मुझे कहा गया तो ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन अब दिल से करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ मुझे लगता है कि ठीक हूँ, और हाँ, आप में से जितने ज़्यादा लोगों से जुड़ूँ मुझे खुशी होगी और ऐसे ही जुड़ता रहूँगा। सर, एक श्रीकांत शर्मा जी हैं, वो बोल रहे हैं कि आप टेरिस स्टोरी पे कीजिए और संजय दत्त के बारे में बताइए कि उनसे क्या लेना है। श्रीकांत जी का है कि आप टेरेस पे भी बात कीजिए और संजय दत्त के बारे में भी बात कीजिए। मैं ज़रूर एक कहानी आपको पूरी, ये जो 93 ब्लास्ट है उसकी कहानी सुनाऊंगा आपको साथ में।
93 में जब ब्लास्ट हुआ तब मैंने इसको कवर नहीं किया था, लेकिन 95 के बाद मैं मुंबई बहुत बार गया, इस खासतौर पे कोर्ट, टाडा कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझने के लिए, कवरिंग के लिए, कवरेज के लिए। तो वो सुनाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको 26 से 11 की भी कहानी सुनाऊंगा जो टेररिज्म से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कश्मीर का मैं अपना जो दौरा आपको सुनाऊंगा कि कैसे उस वक्त जब कश्मीर में मामला गर्म था और इलेक्शन हो रहा था और आतंकवादियों के बीच हम लोग इधर उधर थे, तो वो भी आपको बताऊंगा। सर और एक और चीज़, एक मिनट, चिराग जीवी 777 है, वो बोले कि आप बेस्ट क्राइम रिपोर्टर हैं। और एक मनीष और रोशन जी हैं जो फेसबुक से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि प्लीज एक्सपोज द क्राइम फैक्टर ऑफ बिहार एंड द गवर्नमेंट देयर। मनीष जी, आपका और ये कि बिहार के क्राइम को एक्सपोज करें, और ये आपके जितने भी सुझाव, मैं बारी बारी से कोशिश करूंगा कि ज़रूर आप लोगों के जो चीज़ें हैं उसको करूं और अलग अलग वक्त में करूं। सर एक शुभादीप बैनर्जी हैं बंगाल से, वो बोल रही है कि आप एक बार बता सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था। शोभा जी का है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था, ये पूरी मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ और लोगों के सवाल थे। सुभाष चंद्र बोस पे मैंने अलग अलग 3 शो बनाए हैं और इस पे पूरी एक दिन मैं आपको बैठ के कहानी सुनाऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक। सर शेर सिंह राणा, प्रवीण खत्री जी पूछ रहे हैं कि आप इसकी कहानी कब तक सुना पाएंगे। प्रवीण खत्री साहब पूछ रहे हैं शेर सिंह राणा की कहानी कब सुनाएंगे। बहुत जल्दी सुनाएंगे। शेर सिंह राणा ही वो शख्स है जिस पर फूलन देवी को मारने का न सिर्फ इल्ज़ाम है बल्कि सज़ा भी हुई, और शेर सिंह राणा से मैं कई बार मिला, और शेर सिंह राणा ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा था कि हाँ उसी ने फूलन देवी को मारा है। तो मैं खत्री साहब बहुत जल्दी आपको शेर सिंह राणा की भी कहानी सुनाऊंगा। शिवम राय जी हैं, वो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं सीबीआई में और आपसे बहुत जल्द उम्मीद कर रहे हैं मिलने के लिए। शिवम राय साहब, बहुत बहुत आपको एक तो शुभकामनाएं और बहुत अच्छा काम करें आप। और चूँकि आप सीबीआई में हैं तो ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं टकराएंगे और मिलेंगे, पर मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत कामयाब रहें, बहुत अच्छा काम करें। मेरी तमाम जो है दुआएं और शुभकामनाएं आपके लिए। सर आपके हिसाब से तंदूर कांड में दोषी कौन था? तंदूर कांड में एक सवाल है कि दोषी कौन था। तंदूर कांड में सिंपल सी कातिल के तौर पे जो सज़ा हुई, और सुशील शर्मा ने कभी मना नहीं किया, उसने माना। लेकिन जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे लगता है कि वो बेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये कोई, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, और जिस तरीके से ये क्राइम हुआ वो अचानक हुआ, गुस्से में हुआ, और ये एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर सब कुछ था। तो इसमें दोषी को लेकर कोई डाउट नहीं है कि दोषी कौन था, और इसीलिए सुशील शर्मा को सज़ा हुई। एक शुभम सिंह है, वो पूछ रहे हैं कि कांधार हाईवे टेप बताने के लिए। सर एक छोटी सी दिक्कत है, हाँ आप बता दीजिएगा कि यूट्यूब में कोई कमेंट्स नहीं कर पा रहे, यूट्यूब का सर्वर डाउन हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि एक आप लोगों को मैं बता दूं कि यूट्यूब पे सर्वर डाउन हो रखा है, और ये पूरे देश के लिए है इस वक्त, तो शायद आप लोगों के कमेंट्स नहीं आएंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। कमेंट्स तो आपके कभी भी आप करें, हम ज़रूर लेंगे और आपसे बात करेंगे। और इस वक्त कुछ टेक्निकल शायद प्रॉब्लम है, तो आप बेफिक्र रहें, बाद में हम ज़रूर लेंगे, और आप अगर आपके कमेंट्स बाद में मिलते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दूसरी बात ये कि आप बहुत सारे लोगों ने की है, आप सबको भी ईद की शुभकामनाएं। और दूसरा ये कि कल मैं भी ईद मनाऊंगा, तो आपसे परसों मुलाकात करेंगे, और परसों एक नई कहानी, एक नई स्टोरी जो मैंने कवर की, जो मैंने खुद देखी, जो मैंने क्या उसके बारे में सोचता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। तो कल है वेडनेसडे, थर्सडे यानी गुरुवार को रात 9 बजे आपसे मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, और क्राइम तक परिवार को बढ़ाते रहिए। थैंक यू। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। हाँ सर सर्वर डाउन हो, सर वो खत्म यहाँ से रोक दिए। हो गया।